नमस्कार साथियों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो ये पॉलिटी का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, इससे पहले हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन क्लास देखा था उसमें हमने बताया था आपको कि भारतीय संविधान के पढ़ने के क्रम में जो पहला चैप्टर है संवैधानिक विकास का क्रम, और इसे 2 पार्टों में हम लोगों को पढ़ना है। पहला है कंपनी के अधीन जो सुधार किए गए हैं, दूसरा जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहते हुए जो सुधार किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आप के जो है कंपनी के अधीन एक्ट कौन कौन से हैं। पहला जो एक्ट है वो आपका रेगुलेटरी एक्ट 1773 ईस्वी है। रेगुलेटरी एक्ट 1773 ईस्वी, इसमें क्या था कि ये जो है ना ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया था। पहला फैक्ट, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना इस रेगुलेटिंग एक्ट का काम था। क्या? कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन था उसको दूर करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। दूसरा प्रावधान है कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी। अब क्या किया गया, अलग अलग सभी के कार्य चलते थे, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को कोलकाता के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे, बंगाल का गवर्नर, जो पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वो अब बंगाल जो है ना, बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल, वो गवर्नर जो था अब वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में होती है। लेकिन पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से होती है, तो आप बोलिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इसी तरह से ये पहला सुधार था, ये पहला एक्ट लाया गया था कंपनी के अधीन। दूसरा आता है, आप देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, और इसमें जो इसके तहत जो सुधार किए गए हैं ये इन्हें भी हम देखते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि फैक्ट चीज को पढ़ना है, उन चीजों को नहीं पढ़ना है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कोई मैटर नहीं रखते हैं, जो जिनका कोई वजूद नहीं होता है या एग्जाम में आने की चांसेस बहुत कम होती है। इसलिए आपको देखेंगे तो ये शॉर्ट टाइप का जो मैंने लिखा है, बस ये आपके आते हैं वहां से आंसर, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये हमने शॉर्ट करके लिखा है। अगर इसकी जब वीडियो लेक्चर में हम लोग जब इसको देखेंगे, जब क्लासेस कंप्लीट चलेगी पॉलिटी मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे, या बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जब पढ़ाएंगे तब ये सोचा जाएगा। ये हम लोग वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट से देख रहे हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की शुरुआत, मतलब कहने का सेंस है कि अब इसे हम लोग देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, कंपनी के जो मामले हैं ना, कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। कंपनी का कोई भी जो मामला होगा तो उसमें क्या किया गया ना, सरकारी कंट्रोल को बढ़ाया गया। जैसे कि कभी भी जब कंपनी और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन के साथ कोई काम होता है तो उसमें क्या किया जाता है ना, कामों को बांटा जाता है, तो किसी को अधिकार कम होता है और किसी को अधिकार ज्यादा होता है। यहां पे क्या हो गया कि कंपनी में सरकार का नियंत्रण, कंट्रोल को बढ़ाया गया, और इसी तहत क्या किया गया, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। नियंत्रण बोर्ड यानी कि नियंत्रण बोर्ड जो है आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत स्थापना किया गया। दूसरा क्या आता है, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति। कंपनी का जो व्यापार है ना उसमें हस्तक्षेप की नीति अपनाया गया कि कंपनी के व्यापार में कोई डिस्टरबेंस वहां से नहीं होनी चाहिए, यानी कि ब्रिटिश जो एक्ट आ रहा था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से यही कहा गया। अब देखिए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। आप देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया 1784 में,
अब कंपनी का जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य दोनों दो बोर्ड के द्वारा अलग अलग करके देखा जाने लगा। ये कब किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। ठीक है, देखिए 1786 का जो अधिनियम है, 1786 का अधिनियम, ये तीसरा अधिनियम है कंपनी के अधीन। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णयों को, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का जो अधिकार था वो प्रदान किया गया। कब? 1786 के अधिनियम के द्वारा। अब देखिए, एक परिषद था जो कि निर्णय लेता था किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन यहां पे एक चीज कहा गया कि ये निर्णय है, ठीक है, जो भी बोर्ड डिसीजन लिया, पहले ये था कि गवर्नर के पास उतनी पावर नहीं थी। यहां पे गवर्नर को कंप्लीट पावर दिया गया कि आप वो जो निर्णय ले, बोर्ड परिषद निर्णय ले, उसको आप खारिज कर दीजिए और आपको जो निर्णय देना है वो ले लीजिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये कब किया गया? 1786 के अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए, ये हो गए तीन। चौथे में देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या देखते हैं? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था ना, मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को बताया था कि एकाधिकार समाप्त जो है 1813 के अधिनियम के तहत हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ कंट्रोवर्सिया थी जो 1767वीं बीपीएससी में पूछा गया था। लेकिन ये देखिए, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन, चाय का व्यापार पे और चीन के साथ व्यापार पे बच्चे अमूमन क्या करते हैं या समझते हैं चाय और चीनी के साथ व्यापार, तो ऐसा नहीं है। चाय और चीनी के साथ व्यापार नहीं है, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीजों पे कंपनी के अगले 20 वर्षों तक के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व का निर्णय का अधिकार दिया गया। यानी कि यही दो चीज है जो कि कंपनी पे एक कंपनी का एकाधिकार बना रहा, बाकी चीजों का जो एकाधिकार है वो खत्म हो गया। प्रथम बार शिक्षा पे जो है 1 लाख रुपए खर्च किए गए। प्रथम बार शिक्षा पे कब किया गया 1 लाख रुपए खर्च? तो आपका चार्टर्ड एक्ट 1813 के अनुसार। इसी में है ईसाई मिशनरियों का भी आगमन इसी समय हुआ था, धर्म प्रचार के लिए ही सही, लेकिन 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो दोस्तों समझिए बात को, आप हमेशा याद रखिए कि हमें उन चीजों को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी वेस्टेज हैं, जितने भी किताबें तो बहुत सारी हैं, आप किताब उठा के भी पढ़ सकते हैं। कार्य टीचर का यही होता है, सही डायरेक्शन दिखाना, कम सिलेबस को कराते हुए किसी की सफलता को सुनिश्चित करना। मेरा प्रयास यही है कि हमारे जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो क्लास है, उनसे आप देखें। मैं इसके बाद जब इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को कराऊंगा तब शायद आपको एहसास होगा कि सर ने सही बताया था कि ये जो है हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, उतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो फैक्ट है उसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो कौन सा एक्ट हो गया? रेगुलेटरी एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अधिनियम 1786 और चार्टर्ड एक्ट 1813। यहां तक हम लोग देख लिए। कंपनी के अधीन और 2 एक्ट को देखना है। 20 साल बाद फिर कौन सा आएगा? 1833। उसके फिर 20 साल बाद कौन सा आएगा? 1853। यहां तक के क्लास जो है अभी के क्लास में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अभी देख रहे हैं। ठीक, तो कंपनी के शासनाधीन जो एक्ट देखिए, उसके बाद अब 2 एक्ट बच जाते हैं, जिसमें एक है आपका चार्टर्ड एक्ट 1833 और दूसरा जो है आपका चार्टर्ड एक्ट 1853। ये 2 एक्ट को देखना है और इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान से थे उसे देखेंगे, जो आपके एग्जाम में आते हैं या जहां से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला जो है आप देखिए, चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833, ये इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे,
अब वो भारत पूरे भारतीय मतलब पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का जो भारतीय महाद्वीप में पड़ता है के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। देखिए, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी जो थी, कंपनी का जो वाणिज्यिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी अब क्या काम करेगी? कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। जो व्यापारिक काम होता था, जो वाणिज्यिक काम होता था, वो अब कंपनी नहीं करेगी। अब वो कौन सा काम करेगी? राजनीतिक कार्य करेगी। दूसरा देखिए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब वह भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। आप याद कीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए। यानी कि जो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अनुसार कहे गए और 1833 के चार्टर के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक अन्य सदस्य यानी कि जो सदस्य विधि सदस्य होंगे उनको शामिल किया गया। विधि सदस्य को जो शामिल किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून बनाने के लिए एक अलग से एक विधि सदस्य को लिया गया, जो मूल रूप से जिनका क्या नाम है? मैकाले। लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य कहा जाता है। या क्वेश्चन यहां पूछ सकता है कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो कानून बनाने के लिए एक चौथे सदस्य या विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, उनका नाम क्या है? तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया या बोला तो समाप्त कर दिया गया। तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी भी पहले कानून बनाती थी। कौन? कोलकाता प्रेसिडेंसी के साथ साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी तीनों कानून बनाती थी। लेकिन अब क्या हो गया? चार्टर्ड एक्ट 1833 के माध्यम से अब बंबई और मद्रास से ये अधिकार छीन लिया गया। और क्या है आपका? दास प्रथा को जो गैर कानूनी घोषित किया गया है वो किस एक्ट से किया गया है? तो वो एक्ट है आपका चार्टर्ड एक्ट 1833। लेकिन किस वर्ष किया गया है? अगर वर्ष की पूछ दिया जाए तो वो आपका 1843 में है। 1843 में कैप्टन सिलीमेन की सहायता से दास प्रथा को समाप्त किया गया था। याद रखिएगा, अगर एक्ट पूछेगा तो चार्टर्ड एक्ट 1833, अगर ईस्वी पूछेगा तो 1843, अगर पूछेगा चार्टर्ड एक्ट 1833 के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, और 1843 के समय किसके संरक्षण में दास प्रथा को खत्म किया गया? तो कैप्टन सिलीमेन। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी के शासनाधीन जो आखिरी एक्ट आया था जो कि कंपनी के सुधार के लिए, वो कौन सा एक्ट था? चार्टर्ड एक्ट 1853। तो देखिए आगे, चार्टर्ड एक्ट 1853। इस एक्ट में क्या किया गया कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया। नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके अन्य पदाधिकारियों का जो वेतन है वो निश्चित किया गया। और ये निश्चित वेतन कौन किया? तो ब्रिटिश सरकार निश्चित की। और धन किसको देना था? यानी कि पेमेंट जो करना था, जो वेतन निश्चित किया गया वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और पैसा कौन देगा? तो वो कंपनी देगी। कंपनी उनको सैलरी देगी। ये कह सकते हैं कि कंपनी सैलरी देगी, लेकिन कंपनी का फिक्सेशन कौन करेगा? किया है तो ब्रिटिश सरकार की है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टरों की संख्या 24 से, यहां पे जो 24 डायरेक्टर हुआ करते थे उनकी संख्या घटा के कितनी कर दी गई? 18। डायरेक्टरों की संख्या कितनी कर दी गई? 18। और इसमें भी क्या किया गया? 18 में से 6 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड किए गए थे। 6 सदस्य जो हैं आपके ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत किए गए थे। चार्टर्ड एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और उनके सदस्यों की सैलरी सरकार, ब्रिटिश सरकार तय करती थी। धन देने का कार्य कंपनी कर रही है।
डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा के 18 कर दी गई और उन 18 में से 6 को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत किया गया, नॉमिनेट किया गया। नागरिक सेवाओं हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं का शुरुआत किया गया किस एक्ट के माध्यम से? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 ईस्वी के माध्यम से। तो हमने देखा कंपनी के अधीन जो सुधार हुए थे उसमें पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1753, दूसरा आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा आया 1786 का अधिनियम, उसके बाद आया चार्टर्ड एक्ट 1813, फिर चार्टर्ड एक्ट 1833, फिर चार्टर्ड एक्ट 1853। इनसे जुड़े सारे प्रावधानों को मैं बता दिया हूं, डिस्क्राइब कर दिया हूं, जो कि आपके किसी एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बार बार देखिए और इसका नोट्स अपने बनाने का कोशिश कीजिए, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप उठा के देखोगे तो इनसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो इस चैनल पे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।